गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने हमारी पिछली क्लास के अंदर होम्योस्टेसिस के बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा है कि व्हाट इज़ होम्योस्टेसिस, दैट इज़ द टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंजेस इन ऑर्डर टू मेंटेन अ स्टेबल रिलेटिवली कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट इज़ नॉन एज द होम्योस्टेसिस। ओके, देखिए बच्चों, बॉडी का जो हमारे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को के जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको एक इक्विलिब्रियम में बनाए रखना या एक संतुलन, इंटरनल एनवायरनमेंट जो है उसके संतुलन को मेंटेन किए रखना ऑर्गेनिजम्स के लिए ज़रूरी होता है। ओके, प्रत्येक ऑर्गेनिजम्स को अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना होता है। लेकिन जैसे आप लोग सब जानते हो कि जो है ऑर्गेनिज़म जो है वो अपने चारों तरफ उपस्थित जो उसका एनवायरनमेंट है उसके साथ में इंटरेक्ट करता है। ओके, और ये एनवायरमेंटल कंडीशंस जो हैं वो लगातार चेंज होती रहती हैं। लेकिन ये चेंजेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस के साथ साथ ये कंडीशंस जो हैं ये चेंजेस जंतु के इंटरनल एनवायरनमेंट पे अफेक्ट ना करें, इसके लिए होम्योस्टेसिस का प्रोसेस जो है वो ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाता है, जिसकी वजह से उनका जो इंटरनल कंडीशंस है वो स्टेबल बनी रहती हैं। ठीक है, जंतु जो होते हैं वो वेरियस प्रकार से अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेबल बना के रखते हैं। कौन कौन से किस किस प्रकार से जो है वो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को जो है वो स्टेबल बनाते हैं, वो अभी हम पढ़ेंगे। देखिए, ये जो स्टेबिलिटी है इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं दैट इज़ द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, या इसी को हम प्रकृति का संतुलन कहते हैं। मतलब नेचर अपने बैलेंस को मेंटेन किए रहती है, किसके द्वारा? वेरियस जो है कंट्रोल मैकेनिज़्म जो है नेचर के अंदर या ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम पहले कुछ ऑर्गेनिजम्स की किस प्रकार वो अपने इंटरनल एनवायरमेंटल जो कंडीशंस हैं उनको मेंटेन, एक इक्विलिब्रियम के अंदर जो है वो मेंटेन किए रखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रेगुलेट। ओके, देखिए, कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो साम्य अवस्था, ये होम्योस्टेसिस जो कंडीशंस हैं उसको मेंटेन किए रखते हैं, किसके द्वारा? कुछ फिजियोलॉजिकल एक्सरसाइजेस के द्वारा। ओके, लाइक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, कांस्टेंट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशंस। देखिए, आप सब बच्चे जानते हैं कि हमारा जो फॉर एग्जांपल बर्ड्स में मैमल्स जो हैं उनका बॉडी टेम्परेचर किस प्रकार का होता है? उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर इनके अंदर पाया जाता है। ओके, इसीलिए हम इनको होम्योथर्म जो है वो जंतु कहते हैं। इन्हें ही हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। देखिए बच्चों, होम्योथर्म का मतलब क्या हुआ? कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ कि आउटर जो एनवायरनमेंट है उसमें उसका टेम्परेचर चाहे कितना ही फ्लक्चुएट करे, लेकिन जो ये जंतु होते हैं उनका बॉडी का एक कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। ओके, और यदि हम ह्यूमंस की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल टेम्परेचर वो किस प्रकार से अपनी इंटरनल जो है वो टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब गर्मियाँ आती हैं तो हमारी बॉडी से पसीना ज़्यादा निकलता है। ओके, और पसीना जब ज़्यादा निकलता है वो एक प्रकार का क्या है? ये एक प्रकार का जो हमारा गर्मी जो बढ़ रही है उसके प्रति रेजिस्टेंस किस तरह से? पसीना जब ज़्यादा निकलता है तो वो एयर के संपर्क में आके हमारी बॉडी को क्या करता है? कूल करता है, जिससे कि हमारी बॉडी वापस हमारी पुराना जो इक्विलिब्रियम स्टेट है उस पर आ जाती है। और इस प्रकार जो है ये कुछ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हैं जिससे कि जंतु जो है वो क्या करते हैं? अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट करते हैं। ओके, कई बार जंतु बिहेवियरल प्रोसेस भी करते हैं, लाइक गर्मी ज़्यादा है, धूप तेज़ हो रही है तो जंतु के जो है वो ट्री शेड जो है या जो पेड़ पौधे हैं उनकी छाया पे आके
बैठ जाते हैं। तो ये एक प्रकार का बिहेवियर रेगुलेशन हो जाता है। ओके, कांस्टेंट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ जंतु जो होते हैं वो अपने बॉडी का जो उनका जो साल्ट कंसंट्रेशन है बॉडी की, उसको मेंटेन किए रखते हैं, एक कांस्टेंट लेवल पर उसको बनाए रखते हैं। ओके, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम परासरण नियमन कहते हैं। ओके, देखिए बच्चों, ये अधिकतर हमें किस में देखने को मिलता है, ये हमें जो है बर्ड्स और मैमल्स जो हैं हमारे, उनके अंदर इस प्रकार का थर्मो रेगुलेशन, टेम्परेचर को रेगुलेट करना, एंड ऑस्मो रेगुलेशन, जो वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी फ्लूइड्स के अंदर हैं उनको एक कांस्टेंट लेवल पे रखकर अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को एक इक्विलिब्रियम में स्थापित किए रखना, इनमें पाया जाता है। ठीक है, लेकिन यदि हम दूसरी तरफ देखें तो प्लांट्स के अंदर इस प्रकार का कोई सिस्टम नहीं पाया जाता है जिसके वजह से वो अपने बॉडी टेम्परेचर या अपने इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। ये तो बात ही रेगुलेशन की। ओके, अब हम बात करते हैं कन्फर्म। अब मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स और जो प्लांट्स हैं, देखिए उनके अंदर क्या होता है, वो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को, जैसा अभी मैंने बताया, कांस्टेंट रखने में सक्षम नहीं होते हैं। ओके, इनका जो बॉडी टेम्परेचर है कुछ एनिमल्स का, वो बाहर का जो टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट करता है या बदलता रहता है। फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें एक्वेटिक एनिमल्स की, ओके, एक्वेटिक एनिमल्स की यदि हम बात करें तो उसके अंदर हम बात करेंगे ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन की। उससे पहले हम टेम्परेचर की बात कर रहे थे, थर्मो रेगुलेशंस की। देखिए कुछ एनिमल्स लाइक एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, ये किस प्रकार के जंतु होते हैं, ये पॉइकिलोथर्म जंतु होते हैं। मतलब इनके अंदर जो इंटरनल बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो वातावरण के अनुसार बदलता रहता है। इन्हें हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी कहते हैं। मतलब बॉडी का जो टेम्परेचर है वो एक्सटर्नल टेम्परेचर के अनुसार वेरी करता है। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर जंतु जो है वो अत्यधिक सर्दी या अत्यधिक गर्मी से बचने के लिए इनके अंदर कुछ जो है वो इस प्रकार की मैकेनिज़्म पाया जाता है जिससे ये जो है उससे अपने आप को रेजिस्ट करने का, वो जो चेंज उत्पन्न हो रहे हैं उससे रेजिस्ट करने का प्रयास कर अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को एक इक्विलिब्रियम में बनाए रखते हैं। फॉर एग्जांपल हाइबरनेशन, आपने हाइबरनेशन पढ़ा होगा। हाइबरनेशन का मतलब क्या होता है, जिसको हम शीत निष्क्रियता भी कहते हैं। कुछ एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स जंतु जब सर्दियाँ ज़्यादा हो जाती हैं, जब टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर क्या होते हैं, वो अपने जो बॉडी की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है उसको बिल्कुल स्लो कर लेते हैं। ओके, और बिल्कुल एक डॉर्मेंट स्टेट के अंदर चले जाते हैं। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, जब वो टेम्परेचर उनके बॉडी के अनुकूल हो जाता है, तब फिर वो वापस से अपने एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं। इसी प्रकार अत्यधिक गर्मी होने पर भी जंतु जो है इसी प्रकार का प्रोसेस करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम एस्टिवेशन कहते हैं। ओके, ये तो बात थी कि किस प्रकार टेम्परेचर को के अनुसार अपने जो है इंटरनल एनवायरनमेंट को रेगुलेट करके, बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को रेगुलेट करके किस प्रकार से जंतु एक होम्योस्टैटिक कंडीशन या स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में रहते हैं। ओके, अभी हम बात कर रहे थे ऑस्मो रेगुलेशन की। तो देखिए कुछ एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं उनके अंदर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है जो बॉडी फ्लूइड का, वो चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द वाटर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। ठीक है, जो समुद्री आवास या जलीय आवास के अंदर वो रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये जंतु क्या करते हैं, अपने बॉडी के जो ऑस्मोटिक या फ्लूइड साल्ट कंसंट्रेशन है उसको चेंज करके जो है वो एक इक्विलिब्रियम अपने जो बॉडी फ्लूइड का या इंटरनल एनवायरनमेंट का एक स्टेबल कंडीशंस जो है वो बनाए रखते हैं। ओके, लेकिन कुछ जंतु जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, लाइक स्मॉल मैमल्स की यदि हम बात करें, स्मॉल एनिमल्स की बात करें, लाइक श्रूज एंड हमिंग बर्ड्स की बात करें, तो इनके अंदर थर्मो रेगुलेशन का जो प्रोसेस होता है वो नहीं पाया जाता है।
ठीक है। यदि हम हमिंग बर्ड्स की देखें तो क्या होता है, हमिंग बर्ड्स बहुत छोटी सी बर्ड्स होती हैं, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर क्या होता है, इनका वॉल्यूम जो होता है वो उसके रिलेटिवली वॉल्यूम की तुलना के अंदर इनका जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। सरफेस एरिया ज़्यादा होने से क्या होता है, इनके द्वारा जो है वो हीट लॉस ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार के एनिमल्स जो है वो हमें कोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो देखने को नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि कोल्ड एनवायरनमेंट, यदि बाहर ज़्यादा सर्दी हो रही है लेकिन क्या है, सरफेस एरिया ज़्यादा होने से हीट लॉस ज़्यादा होता है, और हीट लॉस ज़्यादा होने से क्या होता है, क्योंकि उनको जो है अपनी हीट को वापस गेन करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, या हम कहें कि उन्हें लॉट ऑफ फूड्स जो है वो अपनी हीट को जनरेट करने के लिए आवश्यक होती है थ्रू द मेटाबॉलिज्म। तो इस प्रकार के जो जंतु हैं वो हमें कोल्ड जो एनवायरनमेंट होता है वहाँ पे देखने को नहीं मिलते। जो पोलर रीजन्स होते हैं वहाँ पर हमें स्मॉल एनिमल्स इस प्रकार के रेयरली देखने को मिलते हैं। ये तो था कि किस प्रकार से आउटर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को चेंज करके जंतु जो है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम के अंदर अपनी बॉडी को रखते हैं। अब देखिए बच्चों, कुछ जंतु किस प्रकार के होते हैं, लाइक बर्ड्स आपने देखा होगा, ओके, फिशेस देखी होंगी। तो ये जंतु जो हैं वो जब उनका अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं, स्ट्रेसफुल जब पीरियड होता है उनका एनवायरनमेंट का, उस वक्त वो अपने जो उनका आवास होता है उसको छोड़कर वो अन्यत्र जगह पर चले जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं। और जैसे ही उनके जो स्थायी आवास पे परिस्थितियाँ अनुकूलित हो जाती हैं तो ये वापस पुनः अपनी पुरानी वाली जगह पर आ जाते हैं। लाइक हमने देखा है केवलादेव जो नेशनल पार्क हमारा राजस्थान का है, वहाँ पे कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं साइबेरिया से आते हैं, कि उस कंडीशंस के अंदर जब साइबेरिया के अंदर बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। ओके, तो इस प्रकार से जंतु जो है अपने आउटर एनवायरनमेंट जो चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है अपने आप को माइग्रेट करके भी अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को एक कांस्टेंट लेवल पे रखते हैं। ओके, अब बात आती है सस्पेंड की। देखिए कुछ जो बैक्टीरियाज़ हैं, फंजाई हैं या लोअर प्लांट्स हैं, उनके अंदर एक मोटी भित्ति वाले स्पोर्स का निर्माण होता है। ओके, और ये स्पोर्स जो हैं वो अनफेवरेबल जब कंडीशंस आती हैं उस वक्त ये जर्मिनेट नहीं होते हैं, या उस वक्त ये सुसुप्त अवस्था के अंदर जो है वो रहते हैं, और जैसे ही अवेलेबिलिटी ऑफ सूटेबल एनवायरनमेंट मिलता है तो इनमें जर्मिनेशन का प्रोसेस हो जाता है। ओके, और इसी प्रकार कुछ एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म जो माइग्रेट करने में सक्षम नहीं होते हैं, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर क्या होता है, जैसे अभी मैंने बताया ड्यूरिंग विंटर वो हाइबरनेट हो जाते हैं, ड्यूरिंग समर वो एस्टिवेट हो जाते हैं। ओके, ये तो बात थी कि किस प्रकार से इंडिविजुअल या ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपने इंटरनल बॉडी के एनवायरनमेंट को एक कांस्टेंट लेवल पे रख के बाहरी वातावरण जो है उसमें होने वाले परिवर्तनों के प्रति रेजिस्टेंस उत्पन्न करके एक अपने बॉडी को एक इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर बनाए रखते हैं या मेंटेन किए रखते हैं। ओके, अब हम बात करें हमारे इकोसिस्टम से रिलेटेड, इकोसिस्टम के संदर्भ में। तो देखिए बच्चों, इकोसिस्टम जो है हमारा, उसमें भी इसी प्रकार का एक रेगुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, जिससे कि वो अपने जो है एक अपने आप को एक इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर मेंटेन किए रखता है। ठीक है, एक इकोसिस्टम में भी ये कैपेसिटी होती है कि वे अपने आप को एक इक्विलिब्रियम स्टेट पर मेंटेन कर सके, मेंटेन रख सके, और अपने आप को इस इक्विलिब्रियम स्टेट में मेंटेन रखने के लिए देयर आर द नंबर ऑफ कंट्रोल्स इन इकोसिस्टम थ्रू द कैरिंग कैपेसिटी, थ्रू सेल्फ रेगुलेशन और थ्रू फीडबैक मैकेनिज्म। हमने कल भी फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा था, आज हम फिर और पढ़ लेते हैं कि दिस कैपेसिटी ऑफ द इकोसिस्टम ऑफ सेल्फ रेगुलेशन, यही हमारा क्या है, होम्योस्टेसिस है। फॉर एग्जांपल हम पढ़ लेते हैं व्हाट इज़ फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म फॉर एग्जांपल मान लीजिए पोन्ड इकोसिस्टम है। ओके, अब पोन्ड इकोसिस्टम के अंदर कौन पाए जाते हैं,
फाइटोप्लैंक्टन्स पाए जाते हैं और फाइटोप्लैंक्टन्स पे फीड करने वाले जूप्लैंक्टन्स, स्मॉल फिशेस, लार्ज फिशेस, ठीक है, ये जो है वो पॉन्ड इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। मान लीजिए उस पॉन्ड इकोसिस्टम के अंदर जो प्लैंक्टन्स हैं उनकी संख्या अचानक से बढ़ जाती है। ओके, जो प्लैंक्टन्स की संख्या जो है वो यदि ज़्यादा हो जाती है तो क्या होगा, ऐसे कंडीशंस के अंदर क्या होगा, जो प्लैंक्टन्स जो कि किस पे फीड कर रहे हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स पे फीड कर रहे हैं, तो फाइटोप्लैंक्टन्स की जो संख्या है वो इस प्रकार के इकोसिस्टम के अंदर कम हो जाएगी। ओके, जब फाइटोप्लैंक्टन्स की संख्या जो है वो कम हो जाती है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो प्लैंक्टन्स उस पॉन्ड इकोसिस्टम हैं उनको जो है वो खाने की कमी हो जाएगी, क्योंकि वो फाइटोप्लैंक्टन्स पे फीड कर रहे हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन्स को खाने वाले या उसको कंज्यूम करने वाले जो प्लैंक्टन्स हैं उनकी संख्या में कमी हो जाएगी। ये कमी क्यों हो रही है, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन्स के कम होने से देयर इज स्कार्सिटी ऑफ द फूड फॉर जूप्लैंक्टन्स इन पॉन्ड इकोसिस्टम। ओके, ऐसी कंडीशंस के अंदर जब स्कार्सिटी ऑफ फूड हो गया तो अब क्या हो गया, अब जूप्लैंक्टन्स जो हैं वो उनकी डेथ होने से, क्योंकि भोजन की कमी हो गई है तो जूप्लैंक्टन्स जो होंगे वो मरने लगेंगे और मरने से क्या होगा, उनकी संख्या जो है वो बिकॉज ऑफ द स्टारवेशन रिड्यूस्ड हो जाएगी। और जब जूप्लैंक्टन्स की संख्या कम हो रही है, अब इट मीन्स क्या हो गया, जूप्लैंक्टन्स की संख्या कम हो जाएगी तो फाइटोप्लैंक्टन्स, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन्स को कंज्यूम करने वाले जो कंज्यूमर्स हैं जूप्लैंक्टन्स वो अब उतनी संख्या में नहीं है, तो अब फाइटोप्लैंक्टन्स का नंबर बढ़ना शुरू होगा। ओके, आफ्टर सम टाइम्स यदि हम देखेंगे तो हमारा जो फाइटोप्लैंक्टन्स की जब संख्या बढ़ रही है तो इट मीन्स अब क्या हो गया, अब ऑटोमेटिकली फूड जो है उस इकोसिस्टम के अंदर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इंक्रीज हो रहा है। तो आफ्टर सम टाइम उस पॉपुलेशन के अंदर जूप्लैंक्टन्स की संख्या भी बढ़ जाती है और ये प्रोसेस इस प्रकार से कंटिन्यू चलता रहता है। ओके, देखिए इसके अंदर इन होम्योस्टेटिक सिस्टम के अंदर देयर इज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म इंड्यूस्ड बाय द लिमिटिंग रिसोर्सेज। अब हमारा यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक क्या रहा, पॉन्ड इकोसिस्टम की यदि हम बात करें तो देयर इज़ अ नेगेटिव फीडबैक दैट इज स्कार्सिटी ऑफ फूड। ओके, एंड दिस नेगेटिव फीडबैक इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग स्टेबिलिटी इन एन इकोसिस्टम। ओके, स्कार्सिटी ऑफ फूड की वजह से हमारा जो पॉन्ड इकोसिस्टम है उसके अंदर क्या हुआ, फाइटोप्लैंक्टन्स और जूप्लैंक्टन्स हैं वो अपनी एक पर्याप्त संख्या के अंदर अब अवेलेबल होते हैं और इस वजह से वो क्या करते हैं, उस इकोसिस्टम की जो स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन करते हैं। ओके, लेकिन चूँकि आप लोग जानते हो कि इकोसिस्टम जो होता है वो स्थिर नहीं होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो है इकोसिस्टम जो है उसके अंदर परिवर्तन होते रहते हैं। ओके, लेकिन चूँकि इकोसिस्टम के अंदर सेल्फ रेगुलेशन का गुण भी पाया जाता है, इसकी वजह से ये इन होने वाले चेंजेस का प्रतिरोध करता है और अपने आप को एक साम्यावस्था की स्थिति में बनाए रखता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम होम्योस्टेसिस कहते हैं।